दोस्तों, कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनी के सामने ना जाने कितने ब्रांड्स आए और चले गए, लेकिन कोई भी इनकी मोनोपोली को नहीं तोड़ पाया। फिर मैदान में उतरे 3 देसी लड़के, जिन्होंने सोचा हम क्यों ना वो बेचें जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से पीते आए हैं, मतलब जीरा और नमक से बना वो देसी स्वाद जो भारत के हर घर में पसंद किया जाता है। ना कोई सेलिब्रिटी फेस, ना ही टीवी एड्स का शोर, फिर भी खड़ा कर दिया एक ऐसा ब्रांड जो आज पूरे इंडिया पर राज कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाहौरी जीरा की, जिसके हर सिप के पीछे छिपी है संघर्ष की कहानी। और हाँ, आप शायद ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर इसका लाहौर से क्या कनेक्शन है। तो चलिए आपको सब कुछ शुरू से बताते हैं आगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये बात है 2016 के एक शाम की। 3 कजन्स सौरभ मुंजाल, निखिल डोडा और सौरभ भूतना उर्फ सन्नी हर रोज की तरह कैजुअली मिले थे। हाथ में कॉफी थी, लेकिन दिमाग आइडिया से भरा हुआ था। तीनों का बैकग्राउंड अलग अलग था, इंटरेस्ट भी टोटली अलग थे, लेकिन एक चीज कॉमन थी, कुछ अपना करना है, वो भी बड़ा। और फिर एक दिन एक ऐसी ही मुलाकात ने जन्म दिया एक देसी बेवरेज कंपनी को, जिसकी वैल्यू आज कई सौ करोड़ रुपए है। लेकिन एग्जैक्टली हुआ कैसे ये सब, यह जानने से पहले हमें इन तीनों कजन्स के बारे में शॉर्ट में जान लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सौरभ मुंजाल की, जिन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरल जर्नी काफी कम उम्र में ही शुरू कर दी थी। 2012 में जब वो सिंगापुर से MBA कर रहे थे, तो उन्होंने ट्रेड फाइनेंस में हाथ आजमाया और पता है वो वेंचर $15 मिलियन तक पहुंच गया। वैसे तो यह काफी बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन दिल में कुछ अधूरा सा था। इसीलिए सौरभ ने डिसाइड किया कि अब इंडिया वापस लौटना है और देश में ही कुछ करना है। वापस आकर उन्होंने पंजाब में एक हाईवे रेस्टोरेंट शुरू किया, जिसका नाम था हेरिटेज हवेली, जो कि आज के टाइम पर एक प्रीमियम डेस्टिनेशन बन चुका है। इस रेस्टोरेंट को चलाते चलाते ही उन्हें रियल इंडिया की अंडरस्टैंडिंग मिली कि इंडिया के कस्टमर्स टेस्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन खरीदते तभी हैं जब प्राइस उनकी पॉकेट में फिट बैठे। वहीं अगर बात करें सनी की, तो ये वो इंसान थे जो सिर्फ बातें नहीं बल्कि सीधे मैदान में उतरते थे। चाहे दुकानदार से बात करनी हो, कस्टमर को कन्विंस करना हो या फिर ग्राउंड लेवल पर किसी भी तरह का काम करना हो, सनी इन चीजों में माहिर थे। और उनकी सबसे बड़ी ताकत थी लोगों से कनेक्शन बना लेना। तीसरे कजन निखिल का बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से था, लेकिन दिल से वो फूडी थे। उन्हें खाना बनाने का इतना शौक था कि हर हफ्ते कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते। और फिर एक दिन ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने एक देसी ड्रिंक बनाई जीरा फ्लेवर वाली। जब उन्होंने खुद टेस्ट किया तो वो उन्हें बहुत अच्छी लगी और इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे भाइयों को भी टेस्ट करवाऊं। शाम हुई, तीनों कजन हमेशा की तरह मिले और निखिल ने बड़े कैजुअली कहा, भाई इसे टेस्ट करके देखो जरा। सौरभ मुंजाल ने जैसे ही पहला सिप लिया, उनके मुंह से निकला, वाह भाई, इसे तो मार्केट में होना चाहिए। वहीं सनी का भी मानना था कि इंडिया भले ही मॉडर्न हो गया हो, लेकिन टेस्ट के मामले में आज भी पूरा देसी है। और जहां हर कोई कोला और ऑरेंज सोडा बेच रहा है, वहीं जीरा फ्लेवर वाली ड्रिंक्स की एक अलग ही डिमांड बन सकती है। अब ऐसा भी नहीं था कि इंडिया में इससे पहले कोई भी जीरा ड्रिंक आई ही नहीं थी। साल था 1977 का, जब गवर्नमेंट रूल्स की वजह से कोका कोला इंडिया से बाहर चला गया था। तब पार्ले ने एक जबरदस्त मसाला फ्लेवर ड्रिंक मार्केट में लॉन्च की थी, नाम था रिमझिम। एंड बिलीव मी, उस टाइम रिमझिम काफी ज्यादा हिट हुई थी। लेकिन जैसे ही कोका कोला इंडिया में दोबारा लौटा, उसने पार्ले के सारे सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स खरीद लिए और रिमझिम को बंद कर दिया, क्योंकि कोका कोला सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स में ही इन्वेस्ट करना चाहता था जिन्हें वो ग्लोबल लेवल पर बेच सके। और यही रीजन था कि इंडिया में कोई भी बड़ा जीरा फ्लेवर ड्रिंक दोबारा उभर नहीं पाया। हाँ, बीच बीच में कुछ रीजनल प्लेयर्स जरूर आए, जैसे मुंबई का जीरो मसाला, ओडिशा का स्पाइस अप और कर्नाटका का बिंदु जीरा, लेकिन इनका दायरा सिर्फ अपने अपने इलाकों तक सीमित रह गया। नेशनल लेवल पर कोई नाम नहीं बना सका। सौरभ और उनके कजन्स को ये बात क्लियर हो चुकी थी कि अगर हमने ये गैप नहीं भरा तो कोई और भर देगा। और बस यही सोचकर उन्होंने लिया एक बोल्ड स्टेप, मार्केट में जीरा फ्लेवर ड्रिंक लॉन्च करने का। उन्होंने डिसाइड किया कि इस ड्रिंक का टेस्ट तो होगा पूरी तरह से देसी, लेकिन ब्रांडिंग होगी इंटरनेशनल लेवल की, दमदार, फ्रेश और ऐसी जिससे लोग कनेक्ट हो पाएं। लेकिन दोस्तों, प्रोडक्ट बनाना एक बात होती है, पर उसे मार्केट और कस्टमर्स के दिल तक पहुंचाना एक अलग लेवल का चैलेंज होता है। लेकिन ये तीनों भाई हार मानने वालों में से थोड़ी न थे। अपने विजन को साथ लिए 2017 में रखी गई आर्कियन फूड्स की नींव, जो कि लाहौरी जीरा की पेरेंट कंपनी है। ड्रिंक का फॉर्मूला तो रेडी था ही, लेकिन अब बारी थी नाम सोचने की, प्राइस डिसाइड करने की और सबसे इम्पोर्टेंट पैकेजिंग की। काफी सोचने समझने के बाद उन्होंने अपने ड्रिंक का नाम रखा लाहौरी जीरा। अब सवाल उठता है कि लाहौरी जीरा ही क्यों? क्या ये ड्रिंक लाहौर से इंस्पायर्ड थी? असल में इस ड्रिंक का मेन हीरो इंग्रेडिएंट था जीरा, लेकिन एक और चीज थी जो कि इसे यूनिक बनाती थी, रॉक सॉल्ट यानी सेना नमक, जिसे कि लाहौरी नमक के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए उन्होंने इस ड्रिंक का नाम लाहौरी जीरा रख दिया, ताकि टेस्ट से लेकर नाम तक हर चीज में एक देसी टच दिखाई दे सके। अब बात आती है प्राइस की, तो उन्होंने इसका प्राइस रखा सिर्फ 10 रुपए, ताकि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में हर कोई इसे आसानी से खरीद सके। इसके बाद से जब बारी आई ब्रांडिंग की, तो उन्होंने देखा कि मार्केट में जो लोकल जीरा सोडा थे, उनमें से ज्यादातर अनब्रांडेड थे
और उन सब की पैकेजिंग लगभग एक जैसी ही थी। यही वजह थी कि वो कभी भी एक मास ब्रांड नहीं बन पाए, क्योंकि उनमें ना तो कोई यूनिक आइडेंटिटी थी और ना ही ऐसी विजिबिलिटी जो कि उन्हें बड़ी मार्केट तक ले जा सके। लाहौरी जीरा ने इस गैप को समझा और अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम दिखाने का फैसला किया, भले ही उसका प्राइस सिर्फ 10 रुपए ही क्यों ना था। उन्होंने अपने लेबल डिजाइनिंग में यूज किया ब्लैक और गोल्ड का प्रीमियम कॉम्बिनेशन, फॉन्ट और लोगो भी ऐसा चुना जो कि क्लासी लगे, जिससे कि सेल्फ पर रखी बोतल दूर से ही नजर आ जाए। लेकिन दोस्तों, एक सक्सेसफुल ब्रांड बनने के लिए सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा डिजाइन और कैची नाम ही काफी नहीं होता। असली गेम तो वही शुरू होती है जब उस प्रोडक्ट को सही तरीके से मार्केट तक पहुंचाना होता है। और फिर ये जिम्मेदारी दी गई सौरभ भूतना को, जो कि ग्राउंड लेवल एक्सपर्ट थे। अब जब सौरभ ने लुधियाना के एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से बात की तो पहले तो सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन आखिरी मोमेंट पर डिस्ट्रीब्यूटर ने एक कंडीशन रख दी, मैं एडवांस पेमेंट नहीं दूंगा, माल रख दो, अगर बिक गया तो ठीक, वरना वापस लेकर जाना। अब ये बिल्कुल टिपिकल मार्केट बिहेवियर था, जिसमें फंसकर कई सारे स्टार्टअप्स अपना भारी लॉस करा लेते हैं, क्योंकि कैश फ्लो किसी भी बिजनेस की जान होती है और अगर पैसा मार्केट में फंस जाए तो फिर बिजनेस मुश्किल में पड़ सकता है। ऐसे में लाहौरी जीरा के फाउंडर्स के पास में दो ऑप्शंस थे, पहला कि ये डिस्ट्रीब्यूटर की शर्त मानकर माल भेजें और पेमेंट का इंतजार करें, और दूसरा खुद रिटेलर्स और शॉपकीपर्स से डायरेक्ट कनेक्ट करें और अपने प्रोडक्ट को खुद मार्केट में पुश करें। लाहौरी जीरा के फाउंडर्स ने दूसरा रास्ता चुना। वो हर रिटेलर्स और दुकानदार से मिले, उन्हें सैंपल दिया, साथ में ड्रिंक टेस्ट भी कराई। इससे उन्हें कई तरह के फीडबैक्स मिले, जैसे कि किसी ने कहा कि कलर डल लग रहा है, किसी ने कहा स्वीटनेस बैलेंस नहीं है, तो फिर किसी को ड्रिंक में फिज कम लग रही थी। तीनों फाउंडर्स इन सभी फीडबैक्स को नोट करते रहते और फिर हर रोज रात को बैठकर एनालाइज करते कि अपने फॉर्मूला में क्या चेंजेस किए जाएं। इस तरह हर एक फीडबैक को सुनते समझते इम्प्रूव करते गए, जिससे कि लाहौरी जीरा का टेस्ट और भी बेहतर होता चला गया। रिटेलर्स को भी ये समझ आ गया था कि ये ड्रिंक तो मार्केट में चलने वाली है, इसीलिए अब वो खुद ही इसे कस्टमर्स को रिकमेंड करने लगे। और दोस्तों, जब दुकानदार ही पुश करने लगे तो फिर धीरे धीरे ये देसी मसालेदार ड्रिंक कस्टमर्स के दिल से कनेक्ट हो गई। और फिर एक दिन वही डिस्ट्रीब्यूटर जिसने पहले एडवांस देने से मना किया था, अब खुद कॉल करके बोला, भाई ऑर्डर भेज दो, इस बार एडवांस के साथ में। शुरुआत में लाहौरी जीरा ने एक स्मार्ट मूव लिया, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। मतलब प्रोडक्ट तो उनका ही था, लेकिन उसे वो बनवा रहे थे एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से। अर्ली स्टेज पर यही स्ट्रेटेजी काफी काम आई, क्योंकि उनका पूरा फोकस था सिर्फ 3 चीजों पर, टेस्ट, ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। मशीन सेटअप पर टाइम और पैसे इन्वेस्ट करने की बजाय उन्होंने मार्केट डिमांड पर फोकस किया। लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़ने लगे, वैसे ही वैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से काम चलना मुश्किल हो गया। ऐसे में फाउंडर्स को लगा कि अब उन्हें अपना खुद का प्लांट लगा ही लेना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। सबसे पहले तो जमीन चाहिए थी, वो भी सही लोकेशन पर, फिर पोल्यूशन कंट्रोल से लेकर FSSAI तक हर तरह की कंप्लायंसेज और पेपर वर्क। अब ये सब भी कहीं ना कहीं तो हो ही जाता, लेकिन मेन प्रॉब्लम थी इन स्टेप्स को पूरा करने के बाद से फिलिंग लाइंस, बॉटल ब्लोइंग मशीन, कैपिंग सिस्टम और लेबलिंग यूनिट जैसे मशीन्स को सेटअप करने की, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा लगने वाला था और इतने पैसे उस टाइम उनके पास में थे नहीं। इसीलिए उन्होंने अपने फैमिली और फ्रेंड्स से लोन लिया, प्रॉपर्टी को गिरवी रखा और यहाँ तक कि कुछ फर्नीचर्स भी बेच डाले। और फिर इस तरह काफी कठिनाइयों के बाद पंजाब के रोपार में उन्होंने अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग सेटअप खड़ा किया, जिसकी कैपेसिटी थी 96,000 बॉटल्स पर डे की। शुरुआत में तो ये काफी लगा, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में टेस्ट वायरल हुआ, डिमांड इतनी तेजी से बढ़ी कि ये कैपेसिटी भी कम पड़ गई। और तब लाहौरी जीरा ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्केल अप करके 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख बॉटल्स पर डे तक बढ़ा दिया, जिसका सीधा असर कंपनी की ग्रोथ पर पड़ा। और फाइनेंशियल ईयर 2021 में उनका रेवेन्यू पिछले साल के 5 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ रुपए पहुंच गया। लेकिन जैसे जैसे सब कुछ सेट होता हुआ दिख रहा था, वैसे ही अचानक एक झटका लगा। साल 2021 में सरकार ने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ा दिया सीधा 40% तक, 28% GST और 12% कंपनसेशन सेस। लाहौरी जीरा के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि पहले से ही उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था और कंपनी ने भी अपनी ड्रिंक का प्राइस काफी सोच समझ कर रखा था, क्योंकि उन्हें पता था कि प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के दम पर ही मार्केट में अपनी जगह बनाई जा सकती है। इसीलिए जहां जीरो मसाला 20 रुपए में मिल रहा था, बिंदु जीरा 12 और पेप्सी की 250 ml की बोतल 20 रुपए में, वहां लाहौरी जीरा ने अपनी 250 ml की बोतल को सिर्फ 10 रुपए में लॉन्च किया था। 10 रुपए एक ऐसा प्राइस पॉइंट था जिसे छोटे शहरों के लोग आसानी से अफोर्ड कर सकते थे, और इसी एग्रेसिव प्राइसिंग की वजह से लाहौरी जीरा की सेल्स तेजी से बढ़ी थी। लेकिन अब टैक्स बढ़ने के बाद इनके पास भी प्राइस बढ़ाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो इसे 10 रुपए में ही बेचते तो उसमें से सीधा 4 रुपए टैक्स चला जाता, बचते 6 रुपए, जिसमें रिटेलर मार्जिन, बॉटल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ कवर करना था, जो कि इम्पॉसिबल था। पर साथ ही ये भी डर था कि कहीं प्राइस बढ़ाने के बाद से लोग लाहौरी जीरा को खरीदना ही बंद न कर दे। ऐसे में उन्होंने एक स्मार्ट मूव लेते हुए प्राइस में बदलाव न करके बोतल का साइज 250 ml से घटाकर 160 ml कर दिया, ताकि सेम प्राइस ऑफर करके भी मार्जिन मेंटेन किया जा सके। और उनका ये मूव वाकई काम कर गया।
और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह थी कि ये ग्रोथ बिना किसी बड़ी फंडिंग या फिर बड़े इन्वेस्टर सपोर्ट के हो रही थी, क्योंकि जहां बाकी स्टार्टअप्स भारी फंडिंग जुटाने और एग्रेसिव एक्सपेंशन के चक्कर में लॉस सह रहे थे, वहीं लाहौरी जीरा अपनी स्मार्ट बिजनेस अप्रोच से चुपचाप प्रॉफिट कमा रहा था। सौरभ मुंजाल की फिलॉसफी शुरू से ही क्रिस्टल क्लियर थी कि हम दूसरों की तरह 500 करोड़ रुपए जलाकर लाइमलाइट में नहीं रहना चाहते, हमें 50 करोड़ ही कमाकर एक सस्टेनेबल बिजनेस बनना है। सिंपल, पावरफुल और ग्राउंडेड सोच। उन्हें पता था इन्वेस्टर्स पैसे देते हैं तो फिर कंट्रोल भी लेते हैं, लेकिन वो शुरुआती टाइम में किसी के भी टर्म पर नहीं चलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इनिशियल डेज में वीसी फंडिंग लेने से साफ मना कर दिया। अब जब सेल्स तेजी से बढ़ने लगी तो लोग पूछने लगे, टीवी एड्स कब आएंगे भाई, किसी क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर क्यों नहीं बनाते। अब दोस्तों यही वो पॉइंट होता है जहां कई सारे स्टार्टअप्स करोड़ों खर्च कर देते हैं, लेकिन सौरभ मुंजाल की सोच बिल्कुल अलग थी। उनका सीधा जवाब था, ऐड तभी काम करता है जब प्रोडक्ट हर जगह पर हो, वरना लोग ऐड देखने के बाद से प्रोडक्ट ढूंढते ही रह जाएंगे और वो मिलेगा ही नहीं। यानी पहले उपलब्धता और फिर एडवर्टाइजिंग। इसीलिए उन्होंने शुरुआत में मार्केटिंग पर 1 रुपए भी खर्च नहीं किया। और दोस्तों इन्हीं स्ट्रेटेजीज का ही नतीजा था कि 7 साल बाद जब लाहौरी जीरा का पहला मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च हुआ, हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा, तो फिर वो तुरंत वायरल हो गया। मसालेदार, मजेदार, हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा। ना कोई सेलिब्रिटी, ना कोई फ्लैशी फेस, लेकिन फिर भी एडवर्टीजमेंट था सुपरहिट। अब शुरुआत में ये ड्रिंक सिर्फ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी तक ही सीमित था, लेकिन 2022 में उन्होंने 8 और स्टेट्स में ट्रायल शुरू किया और आज के टाइम पर अगर देखें तो फिर 18 राज्यों में लाहौरी जीरा ने अपनी स्ट्रॉन्ग पहचान बना ली है। आज 2000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और 5 लाख रिटेल आउटलेट्स के जरिए लाहौरी जीरा तेजी से मार्केट को कैप्चर कर रहा है। इसकी डिमांड इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि कंपनी रोजाना 50 लाख बॉटल्स बना रही है, फिर भी पीक सीजन में सप्लाई डिमांड के मुकाबले काफी कम पड़ जाती है। आज की अगर बात करें तो लाहौरी जीरा की फाइनेंशियल ग्रोथ भी ठीक उसी स्पीड से बढ़ रही है जैसे कि उसकी डिमांड। लाइक फाइनेंशियल ईयर 2021 में जहां इसका रेवेन्यू 80 करोड़ रुपए था, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये बढ़कर 250 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। लेकिन दोस्तों ये तो बस अभी शुरुआत ही थी, क्योंकि 2024 में कंपनी ने 300 करोड़ रेवेन्यू का भी माइलस्टोन पार कर लिया, वो भी 3 गुना प्रॉफिट्स के साथ। और अब कंपनी का अगला गोल है 2025 में 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पार करना। लास्ट में बस मैं यही कहना चाहता हूँ, 3 कजन्स, एक देसी आइडिया और 0 मार्केटिंग बजट, फिर भी आज लाहौरी जीरा हर दुकान, हर गली में दिखता है, क्योंकि जब प्रोडक्ट दिल से बना हो तो फिर वो सीधा कस्टमर्स के दिल तक ही पहुँचता है।